नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय चर्चा में है और उत्तर प्रदेश जहां मुझे लगता है कि 4 पीएम देखने वाले लोग सबसे ज्यादा होंगे, हालांकि पूरे देश में है। उन सब लोगों से आज की विश्लेषण, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लेकर आया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किस दिशा में जा रहा है? कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी दलों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? आज इस पर बात करेंगे। सीट बंटवारे की कहानियां क्या हैं? अखबार में कैसी खबरें छप जा रही हैं? क्या टूट गया गठबंधन? यह सब ठीक नहीं चल रहा? या इस गठबंधन की रूपरेखा ऐसी बनती जा रही है जो बीजेपी और उसके गठबंधन के सामने एक मुश्किल पैदा कर सकती है? फिर ये खबर अखबार में कहां से आई कि आरएलडी बीजेपी से बातचीत कर रही है और कांग्रेस बीएसपी से बात कर रही है? कौन है जो इस खेल को बिगाड़ना चाहता है? और वास्तविक खेल इन दोनों गठबंधनों के बीच किस रूपरेखा में आगे बढ़ रहा है? यानी उत्तर प्रदेश की सियासत आज कहां खड़ी है? आज इसका विश्लेषण करेंगे, पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम के न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। असल में उत्तर प्रदेश में कल का दिन थोड़ा बयानबाजियों का रहा। अच्छा है, राजनीति में बयान होते रहते, चर्चा बनी रहती। जैसे आज चर्चा में झारखंड है। अभी हम और आप जब बात कर रहे हैं तो झारखंड में फ्लोर टेस्ट हो रहा है और वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री, मैं आदिवासी कह रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि इस देश में जाति है कि जाति नहीं, वर्ण है कि छिपता नहीं। एक टीवी एंकर टेलीविजन पर बैठकर कह देता है कि अब तो उनको उधर वैसी खबर, वैसी उनकी रात बीतेगी जैसे 20 30 40 साल पहले जंगल में आदिवासियों की बीतती है। तो वो जो मानसिकता है उसकी वजह से ये संबोधन कर रहा। फ्लोर टेस्ट हो रहा है, वहां एक आंख में आंख डाल करके एक विपक्षी इंडिया अलायंस का पार्टनर हेमंत सोरेन अपनी ताकत दिखा रहा है और बोला हेमंत सोरेन ने कि हम आंसू नहीं बहाएंगे, इन वक्त बुरे वक्त के लिए इन आंसुओं को सहेज कर रखेंगे और एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। हम आदिवासी इस देश को बनाने वाले लोग हैं और जो पैसा लेके विदेश चले गए उनको पकड़ने की तो आपके औकात है नहीं। विपक्षी दलों की एकजुटता से आप इतने घबराए हैं कि किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री को समर्थन तोड़वा करके, गठबंधन तोड़वा करके अपनी तरफ बुला ले रहे हैं। दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री को आप ईडी सीबीआई भेज करके वहां डराना चाहते हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगाया है उन्होंने। तो विपक्षी दलों को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, जैसे काम हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, इसके बीच में कैसे हम इन चीजों को देख पाएंगे? इस बात को समझने के लिए हम आज उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि एक अकेला शेर सब पर भारी नहीं है। इस भ्रम को बार बार मैं कह रहा हूं, तोड़ दीजिए। अगर एक अकेला सब पर भारी होता तो न उसे गठबंधन तोड़वाने की जरूरत पड़ती, न किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ता और न उत्तर प्रदेश में खबर प्लांट करना पड़ता कि गठबंधन सपा और बसपा में, सपा और कांग्रेस में भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं एक हवाला देता हूं आपके सामने, एक उदाहरण पेश करता हूं। एक अखबार है, उस अखबार का जो शीर्षक है, उस अखबार के बारे में जो चीजें हैं, उससे इस बात को शुरू करेंगे। एक अखबार है, यूपी में इंडिया गठबंधन का पश्चिम बंगाल जैसा हाल। यहां से खबर शुरू होती है। शायद ये अमर उजाला अखबार है। अजीत बिसारिया इसके रिपोर्टर हैं और उनकी हेडिंग ही ऐसी है, जो हेडिंग एक पक्ष में दिखा रही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल हाल जैसा हाल क्या है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन टूट गया। अभी हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने एक बार भी यह कहीं नहीं कहा है कि हम इंडिया अलायंस से अलग हट गए हैं। लेकिन खबर दिखाने वाले लोग, प्रोपोगेट करने वाले लोग इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं कि गठबंधन तो अब खत्म हो गया साहब,
अब कहीं कुछ बचा नहीं है। वहीं इस खबर के पीछे भी वही एक मानसिकता दिख रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन का पश्चिम बंगाल जैसा हाल। हालांकि उसके सब टाइटल पढ़िए, भाजपा के साथ रालोद और बसपा के साथ कांग्रेस बढ़ा रही पींगे। सीट बंटवारे का समाजवादी फार्मूला कांग्रेस को मंजूर नहीं। ये पूरी खबर प्लांट कराई जाती है और इस खबर के जरिए अब एक विमर्श खड़ा किया गया कि सब ठीक नहीं है। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? उत्तर प्रदेश में गठबंधन की पृष्ठभूमि ये है, और ये बिल्कुल क्लियर पृष्ठभूमि है। कांग्रेस और सपा के बीच बात हो रही है। दो सबसे बड़ी पार्टियां, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। कई चरणों की बातचीत हुई, दोनों तरफ के नेताओं के बीच तालमेल बना और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बड़ी राजनीतिक कुशलता के साथ एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये था कि 11 मजबूत सीटों पर अलायंस पक्का हो गया और बाकी के लिए आगे रास्ते खुले हुए हैं। राजनीति है, उसमें दबाव डाले जाते हैं। जैसे कांग्रेस ने पिछले दिनों दबाव डाली थी, अभी रुको, सब लोग रुको, अभी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव पहले हमको जीत जाने दो, फिर कुछ इंडिया गठबंधन पर सोचेंगे। कांग्रेस के अपने तरीके हैं, तो सपा का अपना तरीका है। राजनीति में इस तरह के दाव पेच चलते हैं और चलते रहने चाहिए जब तक चीजें स्पष्ट ना हो जाए। तो एक तो ये पहलू इसका है। तो बड़ी चतुराई के साथ अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट कर दिया कि 11 पर सीट बंटवारा फाइनल है, और उसकी खबरें आ रही हैं कि फतेहपुर सीकरी, बलिया, सहारनपुर, मेरठ, भदोही, बहराइच, सुल्तानपुर, कानपुर, कई ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दी जा सकती है या गठबंधन इस पे हो गया है। 11 के अलावा 2 सीटें और बचती हैं, अमेठी और रायबरेली, जिस पर लंबे समय से एक एक अघोषित सा, अनौपचारिक सा कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन चला आ रहा है। अमेठी और रायबरेली में कभी सपा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाता। ये एक समझदारी कह लें, तालमेल कह लें। नेताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी भी जब थे, तो चूंकि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की बड़ी सीट थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बड़े नेता जो कांग्रेस के, वो वहां से लड़ा करते थे, और ये तालमेल हुआ करता था कि वो कांग्रेस के इन लोगों के साथ सामने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो इस तरह से वो लगभग 12-13 सीटें अब तक फाइनल हो गई, 2-4 सीटें और जिस पर विवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है, और जल्दी उसको आगे उस दिशा में वो संवाद बढ़ रहा है जिसमें उसको कर लिया जाए कि गठबंधन फाइनल हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति ये थी कि जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, राज्य में हैं, उनसे हम अपने खाते से, अपनी तरह से, अपने ढंग से बातचीत करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख घटक दल है आरएलडी, जयंत चौधरी जी, उसके बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके साथ उनका तालमेल हुआ। पिछले दिनों एक तस्वीर आई, बहुत आत्मीय तस्वीर आई, जिसमें अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी दोनों ने साथ में ये घोषणा की। पहले अखिलेश यादव जी की तरफ से ट्वीट आया, जिसको रीट्वीट करके जयंत चौधरी जी ने इंडोर्स किया कि 7 सीटों पर सपा और आरएलडी का गठबंधन फाइनल हो गया है। दोनों ने सहमति जता दी। अब ये कौन से सूत्र हैं जो केवल विपक्षी दलों के भीतर क्या चल रहा है इसकी खबर निकाल ले आते हैं कि नहीं भाई, अभी ये गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। आरएलडी अभी भी बीजेपी से संपर्क में है, ये खबर चल गई, ताकि गठबंधन जो बन रहा है, गणित से जो गठबंधन बन रहा है, उसे कमजोर कर सकें, और गठबंधन का जो रसायन बन रहा है उसे भी कमजोर करें, ताकि जनता को ये लगे अरे ये सब तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बार बार उसी तरह की खबरें जनता के बीच पहुंचाई जाएंगी। अगर उसमें से कोई कमजोर होगा तो वो नीतीश कुमार बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें से कोई नाराज होगा तो वो ममता बनर्जी बन जाएगा। लेकिन क्या आपने इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कभी वैसी खबरें साफ तौर पर देखी कि लखनऊ दिल्ली से लड़ रहा है, दिल्ली में बड़े बड़े चाणक्य
कहे जाने वाले लोग लखनऊ को निर्देश दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार करो, इनको मंत्री बनाओ, उनको मंत्री बनाओ, और लखनऊ चूं नहीं कर रहा है। कितनी खबर इस पे मिली? परमानेंट डीजीपी आज तक नहीं आया। इस पे कितनी खबर मिली? क्योंकि खबरें प्लांट कराई जाती हैं ताकि सीटों के बीच झगड़े को आम जनता तक खबरों के रूप में पहुंचा दिया जाए, और आम जनता के मन में एक छवि जो बन रही है कि उधर तो मोदी जी जैसे एक मजबूत नेता है, सब एकजुट है, जैसे लगता है कि 38 दल जो इंडिया गठबंधन में उनका सब फाइनल हो गया। अभी न संजय निषाद को कितनी सीटें मिलेंगी ये फाइनल हुआ है, न जो है ओम प्रकाश राजभर, मैंने जो मंत्री पद वाला जिक्र किया, मिनिस्टर ऑन वेटिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑन वेटिंग, उनको तो भारत रत्न दे दिया। मिनिस्टर ऑन वेटिंग को क्या होगा? ये किसका झगड़ा है? क्यों नहीं बन रहे हैं? और कितनी सीटें राजभर को मिली हैं, कितनी सीट पे संजय निषाद जी को मिली हैं, कितनी सीटें अनुप्रिया पटेल जी को मिली हैं? कुछ तय हुआ? खबर नहीं चलेगी, लेकिन इस पर खबर किस पर चलेगी? इंडिया गठबंधन पर। इस राजनीति को कम से कम जनता अगर समझेगी नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर आप उस खेल के शिकार होंगे कि आपको क्या सोचना है, ये सत्ता तय कर रही है। वहां बैठे कुछ लोग वो तय कर रहे हैं कि अखबार में ये हेडिंग जानी चाहिए। अखबार चूंकि उनके हित से संचालित हो रहा है, उनके नियंत्रण में है, उनका पैसा उसमें लगा हुआ है, तो सरकार की भाई जल्ले इलाही का मामला लगाकर क्या है कि लगाकर आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत है। तो वह जो आग लगाना या नियंत्रण करना या जो बात जनता तक पहुंचानी है, वो जैसे पहुंचानी, अखबार उसको छाप दे रहे हैं। तो जनता के मन में बार बार ये सवाल बने कि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आरएलडी सपा से लड़ रही है, लगता है आरएलडी चली जाएगी भाजपा में, अरे बसपा अलग जा रही है, अरे देखो बलिया वाली सीट पर भी झगड़ा हो गया, अरे देखो कांग्रेस और सपा आपस में सीट पे एकजुट नहीं हो रहे, तो जब ये एकजुट नहीं हो रहे तो मोदी क्या लड़ेंगे, छोड़ो हटाओ उन्हीं को वोट दे, ये स्ट्रेटजी है। और वहां बैठकर एक अकेला सब पर भारी का नारा लगा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पेचीदगी चल रही है। अब इसे हवा कैसे मिल जाती है? अब जैसे कल एक वाकया हुआ, आज तो सदन में है, 90% को पीडीए का संबोधन देकर के अखिलेश यादव ने अपनी वैचारिक लाइन एकदम स्पष्ट कर दी है। और समाजवादी पार्टी का यह तेवर लंबे अरसे बाद जनता को पसंद आ रहा है। जनता कह रहा हूं, आम जनता, भक्त नहीं कह रहा। जब 90% का संबोधन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीड़ित कमजोर वंचित शोषित हजारों साल से जिनकी हकमारी हुई है, उन 90% के लिए इस बजट में क्या है, इस सरकार में क्या है? इस सरकार की महंगाई, शिक्षा, रोजगार, इन मसलों पर 90% पीडीए के साथ वो अटैक कर रहे हैं। और साफ तौर पर जाति जनगणना से लेकर के संविधान को बचाने की, सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी मुखिया कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट तेवर बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती बनकर के उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया। आप इससे सहमत हो, असहमत हो, 20 कमियां निकालें, मीडिया और सत्ता यही चाहती। और वो सत्ता, ये जो गठबंधन के बीच अफवाह उड़ा रही है, झूठ बोल रही है, तिल का ताड़, राई का पहाड़, ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अखिलेश यादव से पूछा पत्रकारों ने कि भाई गठबंधन का क्या है, तो उन्होंने कहा सब ठीक है। ये खबर नहीं चलेगी, लेकिन खबर क्या चलेगी? भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है, क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे? अखिलेश यादव ने विनम्रता के साथ, चूंकि उनकी अपनी शैली है बात करने की, बातों को बहुत करीने से, बहुत संतुलित अंदाज में, परोक्ष रूप से कहने के माहिर, अपनी वक्तव्य कुशलता को दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हमको बुलाया कहां जाता। और तुरंत है जयराम रमेश, जो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ
वो एक तालमेल बना करके उन्होंने यह बात की कि अभी वह सब कुछ तय नहीं हुआ है। अभी 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहना है। लगभग 16 फरवरी के आसपास भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें तय नहीं हुई हैं, वो अभी धीरे-धीरे तय होंगी और उस तय होने के क्रम में हम धीरे-धीरे इसको निश्चित करेंगे और फिर निमंत्रण भी भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर इसे सहृदयता से लेंगे और हम साथ दिखेंगे। अब भाई मीडिया इसको कवर कैसे कंटेंट मैनेजमेंट करे, हेडलाइन मैनेजमेंट करे, क्योंकि भाई झगड़ा तो दिखा नहीं इसमें। अखिलेश यादव का एक एक अंदाज, चुटीला अंदाज, जयराम रमेश का एक संजीदा जवाब, खबर खत्म हो गई। अब कैसे दिखाएं कि दोनों में झगड़ा हो रहा है? तो फेक खबर लगा दो कि इन इन सीटों पर उत्तर प्रदेश में अलायंस के लोग लड़ रहे हैं। एक तो ये पहले रामगोपाल यादव से पूछा सदन से निकलते हुए, मीडिया वालों ने पूछा कि भैया कैसे आपका सीट बंटवारा नहीं हुआ? उन्होंने कहा सीट बंटवारा बिल्कुल सकारात्मक, सही दिशा में है और जल्दी ही इंडिया अलायंस के सीट बंटवारे की घोषणा हम कर देंगे। अब इस मैनेजमेंट की खबर का आप क्या समझते हैं? आज के अखबार में है ये। आज के अखबार की हेडिंग है कि यूपी में बंगाल जैसा हार इंडिया अलायंस का। अब आप समझते हैं? आप इस बात को समझें कि एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मास्टर साहब थे। मास्टर साहब कभी छुट्टी नहीं करते थे, रोज स्कूल जाते थे। बच्चे परेशान, थोड़े शरारती बच्चे, गाँव का स्कूल। बच्चों ने एक दिन तय किया कि यार मास्टर साहब को कैसे छुट्टी पे भेजा जाए। तो सबने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत क्या होना था, मास्टर साहब जैसे ही स्कूल में साइकिल से आए, सामने जो पहला लड़का दिखा, मास्टर साहब प्रणाम। हाँ, प्रणाम बेटा प्रणाम। मास्टर साहब क्या हुआ, आप तबीयत ठीक है? कहा हाँ ठीक है। कहा अच्छा अच्छा, चला गया। थोड़ी दूर आगे गए, साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी कर रहे हैं, तब तक दूसरा लड़का वहां देखा, अरे गुरुजी प्रणाम, क्या हुआ? तो तबीयत कुछ खराब लग रही है आपकी। नहीं नहीं सब ठीक है, चलो अंदर जाओ। फिर क्लास में आते ही जैसे ही पहुंचे, बच्चे 3-4 एक साथ बोल सके, गुरुजी प्रणाम। अरे आप आज मत पढ़ाइए, क्यों, रहने दीजिए। अरे क्यों क्यों? अरे आप बहुत बीमार लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब आप आराम कर लीजिए। मास्टर साहब निकले, साइकिल उठाई और भाग के घर गए, बिस्तर पर लेटते हुए पत्नी से बोले, अरे जल्दी डॉक्टर बुलाओ, मेरी तबीयत खराब हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई बात इतनी बार बोली जाए तो उसका साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक असर धीरे-धीरे हो जाता है। मीडिया और सत्ता आज विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर ऐसी ही रणनीति बना रही है ताकि आपके सामने झगड़े की, मतभेद की, मनमुटाव की, लड़ने की खबरें इतनी बार, इतनी तरीके से चाशनी में लपेट कर पेश कर दी जाए कि आपके भी मन में एक इमेज बन जाए। ये विपक्षी दल वाले एकजुट नहीं हो रहे भाई, ये लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इनको वोट देना बेकार है। अगर आप इस खेल को समझ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं समझ रहे, तो आपके लिए टेलीविजन चैनल और अखबार रोज सुनहरी खबरें लेकर आ रहे हैं। उन खबरों में मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, किसी नेता की साजिश के शिकार होते रहिए। अगर आपको ये मेरी बातें उचित लग रही हैं, तो भी, और अगर आप इससे कोई अलग राय रखते हैं, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।